हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी पाठशाला। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ आपके संचयन किताब से पहला पाठ, जो कि है गिल्लू। उसका लेखक है महादेवी वर्मा। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वे तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। तो पहले पैराग्राफ में लेखक ने एक सोन जूही के पेड़ का वर्णन किया है जो उनके बगीचे में था और जिस पर पीली कली लगी थी। और अचानक ही जब वे उस पेड़ के नीचे आए तो उन्हें एक कली बहुत चौंकाने लगी और उन्हें लगा कि शायद ये उस लघु प्राण की निशानी है जो कुछ साल पहले इसके नीचे दबाया गया हो। और वो लघु प्राण था गिल्लू, जिसको इस हरियाली के नीचे दबाया गया है जब उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। और इसी सोन जूही के पेड़ से जब वो गिल्लू लेखिका के कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था, तब उन्हें कली की खोज रहती थी। परंतु आज लेखिका को उस लघु प्राण की खोज है। असल में लेखिका गिल्लू से बहुत जुड़ी थी और गिल्लू भी उनसे बहुत प्यार करता था। इसीलिए शायद गिल्लू के मर जाने के बाद लेखिका को उसकी बहुत याद आती है। परंतु वे तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। और वो गिल्लू जब मर गया था तब उसे इसी सोन जूही के पेड़ के नीचे दफनाया गया था। इसीलिए लेखिका का ये मानना है कि अब तक तो उसका शरीर मिट्टी में मिल गया होगा। परंतु उन्हें एक आस है कि जो कली उन्हें चौंका रही है वे शायद गिल्लू ही है जो उन्हें ये संकेत दे रहा है कि वे उन्हीं के साथ हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। ये काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी हैं, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने का अवमानना के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। तो जब एक दिन लेखिका सवेरे अपने कमरे से उठकर बरामदे की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि दो कौवे गमले के चारों ओर अपने चोंच से छुआछुअल का खेल खेल रहे थे। और लेखिका को ये काकभुसुंडी माने जो काक होते हैं वो बड़े ही विचित्र पक्षी लगते हैं, क्योंकि वे एक तरफ समादरित भी है और अनादरित भी है, क्योंकि उन्हें सम्मान भी दिया जाता है और उनका अनादर भी किया जाता है। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के, ना मयूर के, ना हंस के रूप में आ सकते हैं। वे हमेशा ही पितर पक्ष में हमसे कुछ लेने के लिए काक के रूप में ही आते हैं और उनके आने का मधुर स्वर भी अपने कर्कश आवाज़ में ही देना होता है ताकि वे हमसे कुछ बात कर सकें। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभव घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वे निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। तो काक पुराण के विवेचना करते करते लेखक को अचानक ही उसमें एक बाधा नजर आई, क्योंकि जब गमले और दीवार की संधि में उन्होंने देखा तो उनकी दृष्टि एक छोटे से जीव पर जाकर रुक गई।
जिसके निकट जाकर उन्होंने देखा कि ये तो एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जो संभवतः अपने घोंसले से गिर पड़ा था और अब कौवे का सुलभ आहार बन रहा था। कौवों ने चोट से उसके शरीर में 2 घाव कर दिए थे जो उसके लिए बहुत थे, लेकिन वे निश्चेष था और गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोट का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती से दूध भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लग गई। तो उसको चोट लगने के बाद सभी ने लेखिका से कहा कि कौवे ने ऐसा चोट दिया है उसे कि वे उसका बचना अब नामुमकिन है। लेकिन लेखिका ने उसको हौले से उठाकर अपने कमरे में लेकर आई और फिर उस रुई से उसके रक्त पोंछकर उन पर पेनिसिलिन का मरहम लगा दिया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर उसे पिलाने की चेष्टा की, परंतु वे उसका मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दूसरी ओर ढुलक गई। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वे इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, छव्वेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की दलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। तो कई घंटों के उपचार के बाद मुंह में सिर्फ 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे ही दिन वे इतना आश्वस्त हो गया कि लेखिका की उंगली दोनों पंजों से पकड़कर 2 नील कांच की मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा और 3-4 मास में तो वे स्निग्ध हो गया और अपने झव्वेदार पूंछ और चंचल चमकीली आँखों से सबको चौंका देता था। सभी ने उसके जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप देने के लिए उसका नाम गिल्लू रख दिया और उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगा। लेखिका ने फिर एक फूल रखने की हल्की दलिया में रुई बिछाकर उसको तार से खिड़की पर लटका दिया, जो उसका घर हो गया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वे स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच की मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। तो मैंने कहा कि वही गिल्लू का घर था और उसी घर से वे कमरे के अंदर और कमरे के भीतर अपने कांच जैसी आँखों से देखता रहता था और अपने सभी कार्यकलापों को अंजाम देता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने के उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वे मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज़ पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वे अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। तो लेखिका की और अपना ध्यान खींचने के लिए वे कई सारे कार्यकलाप करता। उनमें से एक था जब लेखिका लिखने बैठती तो लेखिका के पैर तक आकर वो तेज़ी से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेज़ी से उतरता और जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती तब तक वे ऐसा करता रहता था। और कभी कभी तो लेखिका उसे पकड़कर एक लिफाफे में रख देती थी जहाँ उसके 2 पंजों और सिर के अलावा पूरा लघुगात लिफाफे के अंदर बंद रहता। इसे अद्भुत स्थिति में कभी कभी वे घंटों मेज़ पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आँखों से लेखिका का कार्यकलाप देखा करता था।
भूख लगने पर चीख चीख करके मानो वे मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता। तो जब वे लिफाफे के अंदर रहता तो भूख लगने पर वे चीख चीख करके आवाज़ करता था और लेखिका को ये सूचना देता था कि उसे भूख लगी है, और फिर काजू या बिस्कुट मिलने के बाद उसी लिफाफे में वे उसे पकड़कर उस काजू या बिस्किट के टुकड़ों को पकड़कर कुतरता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली के गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगे। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चीख चीख करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब सबसे ये नित्य का क्रम हो गया है। और फिर एक दिन गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत आया और नीम और चमेली की खुशबू लेखिका के कमरे में हौले हौले पहुंचने लगी और बाहर की गिलहरियाँ खिड़की के जाली के पास आकर गिल्लू से कुछ कहने लगी अपने शब्दों में। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते हुए लेखिका को बहुत दुख पहुंचा और उसने उसको मुक्त करने का सोचा। फिर लेखिका ने उस जाली की कीले निकालकर एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू का आना जाना रहता था और वे उसको मुक्ति की सांस मिली। इतने छोटे जीव को घर में अपने कुत्तों बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। और जब लेखिका कॉलेज चली जाती थी तब कागज़ पत्रों के कारण उनका घर बंद रहता था, यानी उनका कमरा बंद रहता था। और लौटने पर जब वे अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती तो गिल्लू उनके पास आकर पैर से सिर तक दौड़ता और फिर सिर से पैर तक दौड़ता। ये उसका नित्य क्रम बन चुका था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता था। और ठीक 4 बजे वे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दों की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसे मुझे स्मरण नहीं आता। जब लेखिका अपने कमरे के बाहर चली जाती थी तब गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता था और गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर उछल कूद करता रहता था। और जब 4 बज जाते थे तब वे खिड़की के अंदर आ जाता और अपने झूला झूलने लगता। मुझे चौंकाने के लिए, यानी लेखिका को चौंकाने के लिए, कभी वे फूलदान के पीछे छुप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट पर और कभी सोन जूही की पत्तियों में। और लेखिका के पास ऐसे बहुत सारे पक्षी थे जिनसे उनका बहुत लगाव था, लेकिन कभी किसी ने लेखिका की थाली से खाने की हिम्मत नहीं की, जैसा कि उन्हें स्मरण होता है। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वे खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया और जहां बैठकर वे मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वे अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। तो गिल्लू उन सभी पालतू जानवरों में से अपवाद था। जैसे ही लेखिका अपने कमरे में पहुंचती और वे खिड़की आंगन
की दीवार और बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता जहां लेखिका के खाने की थाली रखी होती थी। लेखिका ने बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाया था, जबकि वे थाली के ऊपर ही बैठ जाता था, जहां बैठकर लेखिका की थाली से वे एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन तक काजू ना मिलने पर वे अन्य खाने की चीज़ें लेना बंद कर देता था या फिर अपने झूले से फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। जब सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है कि वे उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वे तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। तो उसी बीच लेखक की एक मोटर दुर्घटना में बहुत चोट पहुंची और उन्हें अस्पताल में कुछ दिन रहना पड़ा। तब उन दिनों जब लेखिका के कमरे का दरवाज़ा किसी दूसरे ने खोला, फिर गिल्लू नीचे आकर देख लेता था कि क्या वो लेखिका थी। जब उसे पता चलता था कि वे लेखिका नहीं थी, तब वे उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता था। सब उसे काजू दे आते थे, परंतु लेखिका जब घर लौटकर उसके घोंसले की सफाई कर रहे थे, तब उन्होंने उसमें काजू का ढेर मिल गया, जिनसे ज्ञात होता था कि जब लेखिका अस्पताल में भर्ती थी तब उसने उन दिनों अपना प्रिय खाद्य खाना छोड़ दिया था। और लेखिका के उस अवस्था में उनको स्वस्थ करने के लिए वे हमेशा लेखिका के सिरहाने बैठा रहता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के बाल हौले हौले सहलाता और ऐसा लगता था कि मानो एक परिचारिका लेखिका की सेवा कर रही थी। गर्मियों में जब दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वे मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियाँ के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वे अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वे उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न परिस्थिति में पकड़ा था। तो जब गर्मियाँ पड़ने लगी तो दोपहर में गिल्लू बाहर नहीं जाता था, अपने झूले में भी नहीं बैठता था, क्योंकि गर्मी बहुत थी और गर्मी से बचने के लिए वे सर्वथा लेखिका की निकट रहने के उपाय खोज लेता था। वे हमेशा ही लेखिका के पास सुराही पर लेट जाता था और इसी प्रकार वे ठंडक के समीप भी रहता था। लेकिन गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं थी और गिल्लू के जीवन की यात्रा भी समाप्त होने को आई। दिन भर ना उसने कुछ खाया ना बाहर गया। रात में जब अंत की यातना में भी वे झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया, फिर उसने अपने ठंडे पंजों से लेखिका की वही उंगली पकड़ी जब वे 2 वर्ष पहले अपनी मरणासन्न परिस्थिति में उसने पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वे किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया और उसके पंजे इतने ठंडे थे कि लेखक ने उसको उष्णता देने के लिए हीटर जलाने का प्रयत्न किया और उसको गर्मी महसूस करवाई, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वे किसी दूसरे जीवन में जागने के लिए हमेशा के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियाँ की नई पीढ़ी जाली के उस पार चीख चीख करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, इसीलिए
भी कि उसे वे लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। फिर गिल्लू का झूला उतार कर नीचे रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है और गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार से चीख चीख करके आवाज़ करती रहती और बसंत आता ही रहता। गिल्लू को सोन जूही के पेड़ के नीचे ही समाधि दिया गया क्योंकि वे उसका सबसे अधिक पेड़ था और उस लघुगात को उसके फूल भी बहुत पसंद थे। वे उसकी पत्तियों से लेखिका को झांक कर देखता भी रहता था और उसी जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास लेखिका को संतोष देता है। लेखिका ये मानती है कि शायद किसी दिन वे फिर से अपने आप को दिखाने के लिए किसी फूल की तरह उस सोन जूही के पेड़ में खिल उठेगा और लेखिका को ये संतोष दिलाएगा कि वे लेखिका के साथ ही हैं। तो ये पाठ हमें अपने प्रियजनों के प्रति प्यार सिखाता है। लेखिका को गिल्लू बहुत ही प्यारा था और गिल्लू भी लेखिका को बहुत प्यारा था। लेखिका को सताने के लिए उसने कई सारे उपाय तो ढूंढ लिए थे, परंतु वो लेखिका से बहुत प्रेम भी करता था और लेखिका ने सिर्फ उसे ही अपने थाली से खाने का अनुमति दिया था और उसको सिखाया भी था। इससे पता चलता है कि लेखिका को गिल्लू कितना प्यारा था और उसके मर जाने के बाद लेखिका को बहुत दुख पहुंचा। तो आइए उसका इस पाठ का सारांश और इसका शब्दार्थ देखते हैं। तो गिल्लू का एनसीईआरटी पाठ तो ख़त्म हो गया, तो आइए देखते हैं इस पाठ की व्याख्या। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही लेखिका को उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर उनके निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। तब उन्हें कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण गिल्लू की खोज है। परंतु वे तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही उन्हें चौंकाने ऊपर आ गया हो। तो पाठ के पहले ही हमने देखा कि जब लेखिका उस सोन जूही के पेड़ के नीचे खड़ी थी तो सोन जूही के एक फूल ने उन्हें बहुत चौंका दिया। तभी उनको लगा कि शायद ये वही लघु प्राण है जिसको उन्होंने इस पेड़ के नीचे दफनाया था, जो उनका प्यारा गिलहरी गिल्लू था। और लेखक को आज भी उसकी याद आती है और लेखक को बहुत दुख पहुंचता है कि वो लेखिका को छोड़कर चला गया। तो आइए देखते हैं शब्दार्थ। सोन जूही, जूही का एक प्रकार कली के बहाने जो पीला होता है। अनायास, अचानक। हरितिमा, हरियाली। लघु प्राण, छोटा जीव। छुआछुओल, चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना। काकभुशुंडी, एक राम भक्त जो लोमश ऋषि के श्राप से कौवा हो गए थे। समादरित, विशेष आदर। अनादरित, आदर का अभाव, तिरस्कार। अवतीर्ण, प्रकट। कर्कश, कटु, कानों को ना भाने वाली। संभवत, अवश्य ही। सुलभ, आसान। काकद्वे, दो कौवे। निश्चेष्ट, बिना किसी हरकत के। हौले, धीरे। आश्वस्त, निश्चिंत। स्निग्ध, चिकना। विस्मित, आश्चर्यचकित। कार्यकलाप, दिन भर के काम। आश्चर्य, हैरान। सर से, तेजी से। लघुगात, छोटा शरीर। लघु मतलब छोटा और गात मतलब शरीर। अद्भुत माने अनोखी। गंध, खुशबू। हौले हौले, धीरे धीरे। मुक्त, आज़ाद। समस्या, परेशानी। आवश्यक, ज़रूरी। नित्य, हमेशा। राह, रास्ता। उत्पन्न, पैदा। स्मरण, याद। अपवाद, सामान्य नियम को बाधित या मर्यादित करने वाला। खाद्य, भोजन। आहत, जख्मी, घायल। घोंसले, रहने की जगह। जो पक्षियों के
घर रहने की जगह होते हैं उन्हें घोंसले या फिर नीड भी कहा जाता है। परिचारिका, सेविका। सर्वथा, सब प्रकार से। समीप, नज़दीक। अवधि, समय। यातना, दुख। मरणासन्न, मृत्यु के समीप पहुंच जाने वाला। उष्णता, गर्मी। प्रभात, सुबह। पीताव, पीले रंग का। तो इसी के साथ ही हमारा गिल्लू पाठ ख़त्म होता है और मैं आशा करती हूँ आपको पूरा पाठ, उसकी व्याख्या और सारे शब्दार्थ समझ में आए हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेरे पर्सनल मेल पे मेल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।